हेलो, माई सेल्फ पंकज बामिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था और हमने ठोसों को उनके अवयवी कणों के आधार पर विभाजित किया था। आज के इस वीडियो में वो उनके ज्यामिति के आधार पर विभाजित करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। ठोसों को अगर हम देखें ज्यामिति के आधार पर अगर ठोसों का वर्गीकरण देखें तो ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो बात करते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस की। एक तो है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अब अवयवी कण में हो सकता है वो परमाणु हो, अणु हो अथवा आयन हो। यानी अगर आपके पास कोई ठोस है और उसमें अवयवी कणों का अगर आप ज्यामिति देखें, अगर वो अवयवी कणों की ज्यामिति अगर निश्चित है तो ना कि 2D में बल्कि अगर त्रिविम में अगर उनकी ज्यामिति निश्चित है, पूरे ठोस में अगर उनकी ज्यामिति निश्चित है तो ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी ठोस का अगर एक त्रिविम स्ट्रक्चर यानी त्रिविम ज्यामिति अगर हमारे पास मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि उन अवयवी कणों की जो ज्यामिति है त्रिविम के अंदर वो निश्चित होती है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो एक इनका पैटर्न होता है वो पैटर्न अगर बार बार रिपीट होता है, यानी अवयवी कणों से एक पैटर्न बनता है और अगर वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, हमारे पास कोई ठोस है, अगर हमारे पास कुछ कण है, जैसे हम उनको ए बी मान करके चलते हैं जो डिफरेंट है, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है यानी अवयवी कणों का एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। यानी किसी ठोस में अवयवी कणों का एक पैटर्न अगर निश्चित, मतलब ये जो पैटर्न है एक निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति होती है तो इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इनका जो पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है जो पुनरावृत होता है। एक पैटर्न होता है जो निश्चित होता है, बार बार रिपीट होता है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरे ठोस में बहुत लंबे समय तक रिपीटिशन करता रहता है। यानी एक बहुत लंबी व्यवस्था में ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इसके टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए इसको हम दीर्घपरासी व्यवस्था भी कह सकते हैं। यानी ये दीर्घपरासी होते हैं, यानी इनका जो पैटर्न है बहुत लंबी रेंज तक, बहुत दीर्घपरास तक चलता रहता है। यानी इनकी व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ये इनके बारे में देखा जाए तो ये वास्तविक ठोस की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम वास्तविक ठोस कह सकते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में हम कह सकते हैं नमक NaCl, क्लियर, और क्वार्ट्ज भी कह सकते हैं SiO2 क्वार्ट्ज। ये क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो एक क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें
इनके क्वथनांक की, तो क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी इनका फिक्स गलनांक होता है, उस टेम्परेचर पर वो गल जाते हैं और फिक्स टेम्परेचर पर इन्हें बॉयल भी होते हैं। ये अगर हम साथ साथ बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा होता नहीं होता, मतलब इन ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती नहीं। कह सकते हैं हम, जैसे हमारे पास तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अवयवी कण का पैटर्न ये है और यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया, यानी इनका पैटर्न कोई भी निर्धारित नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम में भी दिख रहा होगा, तो इनकी जो ज्यामिति है वो कोई निश्चित होती नहीं है। यानी ऐसे ठोस यानी इनके जो ज्यामिति है वो कोई फिक्स होती नहीं है। अगर मान लेते हैं बाय चांस कि इनकी ज्यामिति फिक्स है, तो हो सकता है वो अल्प यानी बहुत कम दूरी के लिए वो पैटर्न रिपीट होता है, उसके बाद में वो रिपीट नहीं होगा। यानी कुछ अगर गलती से अगर रिपीट होता है तो कुछ सीमा के लिए होगा, इसीलिए इनको हम लघु परासी भी कहते हैं, लघु परासी। क्लियर? अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों के जो क्वथनांक गलनांक होते हैं वो कोई निश्चित नहीं होते। यानी इनकी एक रेंज होती है जहाँ पर वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से गलते नहीं है। तो क्वथनांक गलनांक अनिश्चित अर्थात एक परास में होते हैं। ये अनिश्चित होता है, बट एक रेंज होती है, उसके अंदर ये पिघल जाते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। जैसे अगर नॉर्मल तौर पे कहें तो जैसे आपने मिश्री देखी होगी, तो मिश्री के अंदर आपको क्रिस्टल टाइप में दिखते होंगे। तो क्रिस्टल को हम बेसिकली हमारे आसपास में बहुत सारी जगह है, जैसे नमक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, रबर अक्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि उनमें निश्चित पैटर्न होता नहीं है। क्लियर? तो इनके अंदर अगर हम विभाजन करें, अगर अंतर देखें, तो जैसे कि यहाँ पर है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इन्हें अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। अतिस्थितित द्रव। अब इन ठोसों को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली अतिस्थितित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विसरण की क्षमता यानी बहने की क्षमता होती है, यानी इनमें मंद बहने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनको अतिस्थितित द्रव कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि कांच वाच कभी बहते तो नहीं है। हाँ, बहते तो नहीं है, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने बहुत पुरानी कहीं कांच की खिड़की अगर देखी हो, तो वहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा पतला होता है, और जब जैसे हम नीचे आते हैं उस हिस्से को अगर टच करें तो वो वहां से मोटा होता है। अर्थात कुछ सालों में वहां से ऊपर वाले जो कण है वो नीचे की ओर आ गए हैं। अर्थात इनमें बहने की क्षमता होती है, बट ये बहुत बहुत कम होती है, बहुत मंद होती है, इसीलिए इनको अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिस्थितित द्रव क्यों कहते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें धीरे धीरे बहने की क्षमता होती है, इसी के कारण उन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। एक इनमें दैसिकता से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों की दैसिकता कैसी है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो दैसिकता होती है वो होती है विषम दैसिक, इनमें विषम दैसिक गुण होता है, जबकि इनमें समदैशिक होता है। अब ये समदैशिक विषम दैसिक क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, यदि आप ऊपर वाला मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। तो एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर कि ये विषम दैसिक समदैशिक गुण क्या होता है। जैसे हम कहें अगर समदैशिक विषम दैसिक की अगर हमारे पास जो अवयवी कण है उनमें अगर सब जगह यानी पूरे ठोस में अगर सब जगह कुछ भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं, जैसे हो सकता है वो अपवर्तनांक हो, वो क्वथनांक हो, वो गलनांक हो, या फिर उनकी विद्युत चालकता हो या उसमें चालकता हो, ये अगर सभी भौतिक गुण सभी जगह अगर सभी जगह एक समान है तो उन्हें हम कहते हैं समदैशिक, और अगर वो गुण एक जैसे नहीं है तो उसे हम कहते हैं विषम दैसिक। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं तो इनमें देखा जाए तो यहाँ पर रेड के बाद ब्लैक है, यानी एक कण है रेड है एक ब्लैक है, तो देखा जाए तो हर रेड के पास में एक ब्लैक है। ठीक, इस रेखा को हम ए बी लाइन कह सकते हैं। ठीक, एक हम क्रॉस लाइन खींचते हैं, जैसे ये हमारी क्रॉस लाइन है। क्लियर, इसको हम कहते हैं सीडी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी में गुण कुछ अलग है, अवयवी गुणों का अरेंजमेंट कुछ और है, और सीडी में गुणों का अरेंजमेंट कुछ और है, यानी इनके जो भौतिक गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। ये हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस है जिनमें कणों की जो ज्यामिति है वो निश्चित है, लेकिन जब हमने दो रेखाएं खींची तो यहाँ पर इन रेखाओं के आसपास कणों का जो अरेंजमेंट था वो थोड़ा अलग अलग था, यानी इन रेखाओं के आसपास कणों की जो व्यवस्था है वो कुछ अलग है, इसी कारण इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे। अपवर्तनांक, गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता ये कुछ अलग अलग होगी, इसीलिए हम इन क्रिस्टलीय ठोसों को, इनकी अगर दैसिकता की बात करें क्रिस्टलीय ठोसों की, तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो दैसिकता होती है वो विषम दैसिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की दैसिकता को हम समदैशिक कहते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सब जगह जो अपवर्तनांक गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्लियर, आगे और बात करें तो यदि हम चाकू से काटें, चाकू से काटने पर समान समतल पृष्ठों में, खुरदरे पृष्ठों में विभाजित, खुरदरे पृष्ठों में विभाजित होते हैं, जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो चाकू से काटने पर समतल पृष्ठों में विभाजित होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि चाकू से काटने पर खुरदरे पृष्ठों में विभाजित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जबकि क्रिस्टलीय ठोस चाकू से काटने पर समतल पृष्ठों में विभाजित होते हैं। जैसे हमारे पास एक नमक है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, एक हमारे पास रबड़ है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर हम नमक को चाकू से काटें तो उनके पृष्ठों को देखें तो वो टेढ़े मेढ़े करते हैं, यानी एकदम समतल पृष्ठ में नहीं करते, जबकि अगर रबड़ को काटा जाए तो उनके दोनों पृष्ठ एक समतल पृष्ठ की भांति विभाजित होते हैं। क्लियर, तो ये क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों में बेसिक अंतर है, और ये उनकी मुख्य प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब हम इससे आगे बात करते हैं
जैसे क्रिस्टलीय ठोस के अंदर सबसे मुख्य होती है उनकी ज्यामिति को अगर देखा जाए तो एक तो होता है हमारे पास क्रिस्टल जालक। तो पहले हम समझते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक जिसे हम इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। क्लियर। अभी क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसमें जो अवयवी कण है हो सकता है वो अणु, परमाणु अथवा आयन है, अगर उनको हम किसी बिंदु से निरूपित करें, क्लियर, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण है उनको अगर हम बिंदु से निरूपित करें तो वो जो व्यवस्था होगी, वो जो ज्यामिति होगी उसे हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब ये क्रिस्टल जालक पूरे ठोस में बहुत बड़ा हो सकता है, यानी जितने अवयवी कण हैं उन सबको अगर बिंदु से निरूपित करें तो जो हमारे पास ज्यामिति मिलेगी वो उसे हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। ये अनंत तक फैला होता है, क्रिस्टल ठोस जितना बड़ा है वहां तक क्रिस्टल जालक चलेगा। क्लियर। तो अगर क्रिस्टल जालक की बात करें तो यदि एक छोटा सा क्रिस्टल जालक बनाते हैं, जैसे तो ये बेसिकली देखा जाए तो हमने बिंदुओं को मतलब अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा निरूपित किया, तो ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि अगर हम अवयवी कणों को बिंदु द्वारा निरूपित करें तो जो हमें ज्यामिति मिलेगी उस ज्यामिति को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। क्लियर। तो ये होता है हमारा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के बारे में कहा जाए तो ये अनंत तक फैला होता है और फिक्स अरेंजमेंट होता है, इसकी पुनरावृत्ति से ही अनंत तक फैला होता है। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो एक एक कोष्ठिका, एक एक कोष्ठिका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। क्लियर। अभी एक एक कोष्ठिका क्या होती है, यानी क्रिस्टल जालक जो भी बहुत बड़ा है पूरे क्रिस्टलीय ठोस में फैला हुआ है उसका वह सबसे छोटा भाग, यानी किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, यानी उसके अगर रिपीटेशन की बात करें तो उसके पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे हम एक एक कोष्ठिका कहते हैं। क्लियर। यानी यानी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, वह सबसे छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक एक कोष्ठिका। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्रिस्टल जालक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर सबसे सूक्ष्मतम भाग देखा जाए
जिसकी पुनरावृत्ति से इसका निर्माण होता है। तो इसे मैं रेड डॉटेड कर देता हूँ, रेड लाइन से रेड कर देता हूँ। जैसे आपको ये एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, अब ये जो छोटा सा बॉक्स है इसकी रिपीटेशन से, यानी ये पास में भी है, यहाँ पर भी है, ऐसा कैसा, यहाँ पर भी, इसके पीछे भी है और ऐसे कैसे नीचे भी है, यानी इस वाले भाग के रिपीटेशन की वजह से इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। और ये सबसे छोटा भाग है तो इसको हम कहेंगे एक एक कोशिका, यानी कुछ एक एक कोशिका इस तरीके का होता है, छोटा सा बॉक्स घनाभ की आकृति का ही होता है, तो इसे हम कहते हैं एक एक कोशिका। क्लियर? तो ये होती है हमारी एक एक कोशिका। अब इस एक एक कोशिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी एक एक कोशिका के पैरामीटर होते हैं जिनकी वजह से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो एक एक कोशिका के पैरामीटर की बात करें, ठीक। तो पैरामीटर में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कोर है, कोर का मतलब भुजा, जैसे यहाँ पर एक भुजा ये है, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाए तो ये भुजाएं सारी एक जैसी। क्लियर? ये ऊंचाई वाली भुजाएं सारी जगह, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली चारों समान, तो इन सभी भुजाओं को हम एक भुजा से निरूपित कर सकते हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा भी समान है, जिसको हम दूसरी भुजा द्वारा निरूपित कर सकते हैं। एक हमारी भुजा ये वाली, ये, तो इसको हम तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके जो कोर है, 3 कोर है। तो एक तो है इनकी भुजाएं, जिन्हें हम कोर कह सकते हैं, कोर जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं ए, बी और सी द्वारा, ए, बी, सी। जैसे मैं इसे ए कह सकता हूँ, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए, ये हमारी जैसे बी है और ये हमारी सी है। तो इस एक एक कोशिका की 6 भुजाएं होती है, सॉरी, इस एक एक कोशिका की 3 भुजाएं होती है जिन्हें हम ए, बी और सी द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरा देखा जाए तो इन भुजाओं के मध्य कोण, भुजाओं के मध्य कोण, इन भुजाओं के मध्य के कोण को हम अल्फा, बीटा, गामा कह सकते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा कैसे? जैसे ए है, अल्फा पहले आता है, तो उस ए को छोड़ करके बचे बी और सी, बी और सी के मध्य एंगल होगा अल्फा, यानी हम कह सकते हैं ए से ये पहले आता है तो ए को छोड़ दो तो हमारे पास पहला कौन हो जाएगा? अल्फा। अल्फा कहाँ पर होगा? बी व सी के मध्य। क्लियर? दूसरा हमारा बीटा, बीटा यानी बी, बी को छोड़ के बचा ए व सी, यानी ए व सी के मध्य, यानी हमारे पास ये जो बी है, बी को छोड़ के ये और सी यहाँ पर होगा बीटा। क्लियर? तीसरा है हमारा गामा, गामा यानी सी को छोड़ करके ए व बी के मध्य, ये हमारा है गामा। तो बी व ए के मध्य, तो इस तरीके से हमारे पास पैरामीटर हुए कुल मिला के 6। 3 तो है हमारे पास भुजाएं ए, बी और सी, 3 हमारे पास कौन है? अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर आपको पूछें कि एक एक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, तो एक एक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं, 3 भुजाएं ए, बी, सी और 3 कौन? अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य अभिलक्षणों की। तो एक एक कोशिका के मुख्य अभिलक्षण क्या है कि पहली बात, इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनको बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी अवयवी कणों को बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरी बात, ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण अणु, परमाणु अथवा आयन कुछ भी हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके बीच की जो रेखा है, ये इनकी ज्यामिति को, इनके पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से निरूपित करती है। ठीक? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इस क्रिस्टल जालक की। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा एक एक कोशिका, एक एक कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी एक एक कोशिकाओं के प्रकार। क्लियर? बेसिकली देखा जाए तो एक एक कोशिका हमारे पास 2 प्रकार की होती है।
एक तो होती है आधे एक एक कोशिका, जिसे हम मूल को एक एक कोशिका भी कह सकते हैं। ये दूसरी हमारी होती है केंद्रित एक एक कोशिका। ये अगर हम बात करें आद्य एक एक कोशिका की, तो आद्य एक एक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें जो अवयवी कण है वो उनके कोनों पर निश्चित हो। यानी आद्य एक एक कोशिका की बात करें, अगर हमारे पास कोई एक एक कोशिका इस प्रकार से है और उसके अवयवी कण की बात करें अगर केवल कोनों पर स्थित हो, कुछ इस प्रकार से इसके जो कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आठों कोनों पर अगर हमारे पास कोई अवयवी कण उपस्थित है तो इस एक एक कोशिका को हम आद्य एक एक कोशिका कहते हैं। वह एक एक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसके अलावा कहीं पर उपस्थित नहीं होते। अगर हम बात करें केंद्रित एक एक कोशिका की, तो केंद्रित एक एक कोशिका को हमने केंद्रित एक एक कोशिका को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारे पास काय केंद्रित एक एक कोशिका। काय को हम कह सकते हैं अंतः केंद्रित भी कह सकते हैं, काय केंद्रित। दूसरा है हमारा फलक केंद्रित एक एक कोशिका। तीसरा है हमारे पास अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका। अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका। तो पहले हम बात करते हैं केंद्र काय केंद्रित एक एक कोशिका की या अंतः केंद्रित एक एक कोशिका की। तो अगर हमारे पास कोई एक एक कोशिका है और उसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, सभी जगह कोनों पर तो होने ही होंगे, यानी इसमें अवयवी कण कोने पर तो उपस्थित होंगे, उसके अतिरिक्त बिल्कुल बीच में, यानी एकदम इस एक एक कोशिका के मध्य में, न किसी फलक पर न किसी भुजा पर, बिल्कुल बीचों बीच अगर अवयवी कण और उपस्थित हैं तो इसे हम काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एक एक कोशिका कहते हैं। यानी ऐसी एक एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त मध्य में भी उपस्थित होती है, अवयवी कण मध्य में भी उपस्थित होते हैं, तो उसे हम काय केंद्रित एक एक कोशिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित एक एक कोशिका। इस जैसे नाम से पता चला फलक केंद्रित, यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एक कोशिका है, इसमें अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, उसके अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो। जैसे ये हमारे पास अवयवी कण है, ये कोनों पर उपस्थित है, उसके अलावा फलक है। यहाँ पर आप फलक देखोगे तो एक फलक ये रहा, दूसरा फलक, ये तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, एक आगे और एक पीछे, कुल मिला के 6 फलक है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यानी इस फलक के यहाँ पर केंद्र पर, इस पीछे वाले फलक के केंद्र पर यहाँ पर, आगे वाला जो फलक है उसके यहाँ पर, इस ऊपर वाले फलक के केंद्र पर यहाँ पर, इस फलक के केंद्र पर यहाँ पर और नीचे वाले फलक के केंद्र पर यहाँ पर। तो इसे हम कहते हैं फलक केंद्रित एक कोशिका। ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। अब हम बात करते हैं अंत्य एक एक कोशिका, अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका, यानी ऐसी एक एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलक, कोई भी एक फलक ले लो, उसके विपरीत फलक के केंद्र पर भी अगर अवयवी कण है, क्लियर, सभी फलक पर नहीं लेना है, केवल 2 विपरीत फलकों पर लेना है। यानी हमारे पास यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोई भी 2 विपरीत फलक मान लेते हैं, जैसे एक हमारे पास फलक ये है तो इसका विपरीत फलक होगा, तो यहाँ पर अगर अवयवी कण उपस्थित है तो इसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास कोशिकाओं के हमने प्रकार पढ़े हैं। क्लियर? आगे इसी के वर्गीकरण को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट का डिस्कशन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।